नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जुलाई की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो पहली जो न्यूज़ है वो है हमारी स्ट्रेंथनिंग दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। देखिए, अगर बात किया जाए इस न्यूज़ के बारे में, सो बेसिकली दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू दी जीएस पेपर 2। और जीएस पेपर 2 में ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पर एक्चुअल बात क्या है, एज कि जो G20 की प्रेसिडेंसी की मीटिंग है, इट इज़ गोइंग ऑन। सो इन दैट मीटिंग एक रिपोर्ट निकल के आई, दी ट्रिपल एजेंडा रिपोर्ट। क्लियर? नाउ व्हाट दिस रिपोर्ट इज़ अबाउट, ये रिपोर्ट बात करती है टू स्ट्रेंथन दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। सो पहले बात करेंगे व्हाट इज़ दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। देखिए, कई सारे इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, और उसके बाद ब्रिक्स बैंक है, ठीक, और उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है। इस तरह के बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये रिपोर्ट उन्हीं के बारे में है कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं जो कि ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं इनको और मजबूत, इनको और स्ट्रेंथन बनाया जा सके। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो मैंने जैसे बताया IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक, ADB, ये सारे क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। नाउ व्हाट दीज बैंक डू, दीज बैंक्स प्रोवाइड्स दी लोन्स एंड दी ग्रांट्स टू दी पुअर एंड डेवलपिंग countries, and they also support the social and economic development of that country. Clear? Now अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो रोल्स हैं वो इन बैंक के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो बेसिकली दे वर्क विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कोलैबोरेशन पे काम करते हैं। एंड इवन दे प्रोवाइड दी, एज आई टोल्ड यू, लो कॉस्ट लो मैच्योरिटी फाइनेंसिंग। ठीक है, तो लो कॉस्ट लो मैच्योरिटी फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करते हैं। बट देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जस्ट लाइक दी IMF ने अपना जो बेल आउट पैकेज लॉन्च किया था, ठीक है, बेल आउट पैकेज जो लॉन्च किया था फॉर दी श्रीलंका। क्लियर? सो दैट बेल आउट पैकेज दैट दी IMF लॉन्च फॉर द श्रीलंका, ठीक है, तो उसमें भी देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन कि श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। इवन द मोमेंट वी हैव गॉट द असिस्टेंस फ्रॉम द IMF, वर्ल्ड बैंक इन द 1991, तो हमने भी अपनी इकोनॉमी को क्या किया था, ओपन किया गया था ना। अब जिस बात के लिए यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है कि दैट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, सो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस है यहाँ पर सबसे पहले द लैक ऑफ रिसोर्सेज। सो द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स दे आर लैकिंग द रिसोर्सेज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ exerting in this topic is the cultural ethos. Basically the multilateral development banks या जितने भी ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, they are only addressing the challenges like the climate change and the pandemics, but जो local causes हैं, ठीक है, whether in terms of the health, ठीक है, health हो गया, sanitation हो गया, ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग की फैसिलिटी हो गई, तो इस तरह की जो बेसिक फूड, हंगर, ठीक है, तो इन ये जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, इनको ये हैंडल नहीं करते। दे ओनली एड्रेस दी क्लाइमेट चेंज टाइप ऑफ इश्यूज़ एंड दी पैंडेमिक टाइप ऑफ इश्यूज़। ठीक है, तो इसको रिफॉर्म करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट टू चेंज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ दीज बैंक्स। ठीक है, सो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब कि जो वर्किंग मैकेनिज्म है, उसमें चेंज करने की बात कर रहे हैं। एंड इवन नीड टू ट्रांसफॉर्म दी डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके लिए ये तो चीज़ें करनी है, ठीक है, इनके लिए रिकमेंडेशंस क्या आई हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ट्रिपल एजेंडा जो आया है, वो ट्रिपल एजेंडा है क्या। सो ट्रिपल एजेंडा में देयर आर बेसिकली 3 एलिमेंट्स। क्लियर? द फर्स्ट इज दैट कि दे नीड टू अडॉप्ट द ट्रिपल मैंडेट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी, शेयर द प्रॉस्पेरिटी एंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ग्लोबल पब्लिक गुड। तो फर्स्ट इज to eliminate the poverty, next is to share the responsibility, and third thing is to support the global public goods, यानी कि the goods should be distributed so as to provide assistance to the common public. Okay, now the next point is these banks needs to डू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई 2030। तो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। एंड दे नीड टू क्रिएट दी फंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है,
उन्हें एक फंडिंग मैकेनिज्म भी क्रिएट करना है सो दैट दे कैन प्रमोट दी फ्लेक्सिबल इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो भी फ्लेक्सिबल इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट है इस पर वो काम कर सकें। अब बात करते हैं इसको अचीव कैसे करेंगे। सो अचीव करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस। सो प्रोसेस इज दे नीड टू चेंज द वे दी बैंक्स ऑपरेट। जैसे मैंने बताया ना, दे नीड टू डू दी स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक, तो उनको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे एंड दे नीड टू बी मोर इफेक्टिव एंड दे नीड टू वर्क विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर एंड मस्ट चेंज देयर वे ऑफ ऑपरेशन। क्लियर, एंड मोर रिस्पॉन्सिव। क्लियर, द नेक्स्ट इज दी टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं एंड द लास्ट वन इज दे नीड टू इंक्रीज द स्केल एंड द नेचर ऑफ देयर एक्टिविटी। तो उनको अपना जो स्केल और नेचर ऑफ जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द वे अहेड। वे अहेड एज आई टोल्ड यू दे नीड टू इंगेज विद द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर, सो बेसिकली दे नीड टू मेंटेन अ गुड कोलैबोरेशन बिटवीन दी प्राइवेट सेक्टर एंड दी गवर्नमेंट एंटिटी। क्लियर, और अपनी जो भी उनके जो इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक, उसको हेट्रोजिनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं विच इज़ दी फैसिलिटेटिंग दी इन्वेस्टमेंट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए इसके बारे में बात किया जाए, जैसे जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक पब्लिकेशन निकाला है और ये बोला है कि हमें जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको सस्टेनेबल वे पे करना पड़ेगा। क्लियर, नाउ इस हाईलाइट क्या है, इस पब्लिकेशन की हाईलाइट्स क्या हैं। सो पब्लिकेशंस की हाईलाइट्स ये हैं कि सबसे पहले वी नीड टू शोर अप द फंडिंग फॉर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, और ये कैसे करेंगे, फॉर दी वी विल डू दिस विद दी प्रोएक्टिव एंड दी टेलर्ड अप्रोच। यानी कि हमें प्रोएक्टिव और टेलर्ड जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा। एंड कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको नियर अबाउट $4 मिलियन चाहिए, ठीक है, टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि UN के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हैं। एंड इवन दे आर एक्सर्टिंग दी रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज होती हैं ये फैसिलिटेट करती हैं इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। जैसे लाइक देयर इज इंडिया नाउ, अब इंडिया में सपोज कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आना है तो उसको जो फैसिलिटेट करेंगे एजेंसीज विल कॉल्ड एज द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। क्लियर, अब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज होती हैं, ठीक, उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक, सो मोस्ट ऑफ देम वर्क्स एज दी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक यू कैन टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, लेबर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, ठीक है, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स और SEZ जोन्स जो होते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई एजेंसी काम कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, हेल्थ, एजुकेशन, तो जितने भी सेक्शंस लिखे हैं ये सारे कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ बताया गया है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें इन प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में कोलैबोरेशन तो बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ हैं इनका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्लियर, एंड देन वी नीड टू डू दी प्रमोशन एंड दी फैसिलिटेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट और फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक, देन अब बात कर रहे थे यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेशन। तो फैसिलिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक, तो उसको फैसिलिटेट करने का मतलब है कि यू आर प्रोवाइडिंग द वे फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई इन्वेस्टर है उसने मन बना लिया है कि वो आपके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, उसको लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और उसकी डे टू डे एक्टिविटी में उसको हेल्प कर रहे हो। ठीक, इवन यू आर गिविंग दी इंफॉर्मेशन टू दैट पर्सन, ठीक है ना, उस कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया। एंड यू आर ऑल्सो मेकिंग दी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन बना रहे हो। क्लियर, नाउ आगे बात करते हैं हाउ कैन दी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज बोस्टर दी SDG इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रमोशन जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज हैं वो SDG के प्रमोशन और इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हेल्प करेंगी। सो बेसिकली बाई इंश्योरिंग दी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सर्विसेज आर इंक्लूसिव। अगर उनका नेचर इंक्लूसिव है सो दे विल हेल्प। एंड
जो भी जैसे मैंने बताया, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज हैं, दे कैन फिल दी इंफॉर्मेशन गैप, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट दैट, ठीक, वो उसको क्या चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द ग्राउंड, ठीक है ना, उसको उसको लैक्सिटी चाहिए इन द रूल्स। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज करेंगी। एंड दे कैन ऑल्सो फोर्ज द न्यू पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीन्स, जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जो कंपनियां हैं उनके लिए नए नए पार्टनर का अरेंजमेंट करना, ठीक है ना, डीलिंग करवाना, तो ये सारी जो जो फोर्ज है, ठीक है, ये कौन करेगा, ये कर सकती हैं IPA। क्लियर। एंड IPA कैन यू टेक द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, चैलेंजेस की बात किया जाए, चैलेंजेस ये हैं कि द फर्स्ट इज़ दी फाइनेंसिंग। क्लियर। सो फाइनेंशिंग जो है वो बेसिकली हाईली कंसनट्रेटेड है रिचेस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। हम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बट ठीक है, पर जो भी फाइनेंसेस हैं वो अभी भी कहाँ पर कंसनट्रेटेड हैं, रिचेस्ट इकोनॉमी में। और जैसे मैंने बताया अभी पहले भी आपको कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो SDG के नाम पे होता है वो कहाँ पर होता है, it happens in the sectors like the climate change adaptation, renewable energy, but we tend to forget the sectors like health, education, water and the sanitation, which is the most important sector for the day to day daily activity. Clear? तो इतनी चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो डेवलपिंग दी SDG प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन बाय प्रायोरिटाइजिंग द सेक्टर्स वेयर द फंडिंग इज़ नीडेड। सो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो एजेंसीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, दे कैन डेवलप दी पाइपलाइन, और वो क्या कर सकती हैं, बेसिकली वो प्रायोरिटाइज कर सकती हैं कि किस सेक्टर में बेसिकली फंडिंग जाएगी। बिकॉज जो फंडिंग आएगी, ठीक है, तो बेसिकली इट नीड्स सम सेक्टर्स वेयर इट विल रीच, तो उसको उसका प्रायोरिटाइजेशन कौन कर सकता है, वो IP कर सकती हैं, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। एंड द नेक्स्ट इज़ दी वी हैव द प्लान ऑफ द इन्वेस्ट इंडिया टू, ठीक, इन्वेस्ट इंडिया का हमारे पास प्लान है, ठीक, फ्रॉम विच इट विल प्रमोट दी इन्वेस्टमेंट टू, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि हमें अभी क्या चाहिए, क्या हमें प्रोएक्टिव अप्रोच और ट्रेड सर्विसेज चाहिए, ठीक, और हमें जो हमारी ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट मेथड था उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, एंड वी नीड टू अडॉप्ट सम मोर प्रोसेसेस। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन्स। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन क्या है, देखिए अभी क्या हुआ था, जो राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन है दैट इज़ जगदीप धनखड़, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 4 विमेंस पार्लियामेंटेरियंस को अपॉइंट किया था इन दी 8 मेंबर्स ऑफ द पैनल। तो एक वाइस चेयरपर्सन का एक पैनल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ अगर कभी बेसिकली अगर बात की जाए वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम ये होता है, सपोज़ कोई बिल पास हो रहा है राज्यसभा में, तो उस बिल को असिस्ट करना, ठीक है, और इंश्योर करना इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये काम होता है किसके, राज्यसभा के, सॉरी, वाइस चेयरपर्सन के पैनल का। और अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है हमारे, सॉरी, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और यही जो चेयरपर्सन होता है, यही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होता है, और यही क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। एक होता है डिप्टी चेयरपर्सन, ये चेयरमैन है, ठीक है ना, जगदीप धनखड़ क्या है, चेयरमैन है। एक होता है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, ऑफ राज्यसभा टू। तो जब कभी वाइस जो चेयरमैन है दैट इज़ जगदीप धनखड़ वो प्रेजेंट नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन उनकी काम को करेगा। क्लियर, इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ये बात कर रही है कि इंडिया हैज़ 3 to 5 ईयर्स चाइनाज +1 विंडो। ये क्या है इसका मतलब, देखिए अभी क्या है कि कोविड के बाद से चाइना में क्या हो गया है, चाइना में बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग आउट फ्रॉम द चाइना, ठीक। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइना में क्या हो गया, चाइना में एक रूम जनरेट हो गया है, थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो गया है। सो चाइना 1+ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि चाइना के अलावा भी कहीं ऑप्शन हो सकता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो शिफ्ट हो जाए। सो दिस इज़ दी नियर अबाउट वी हैव 3 to 5 ईयर्स, ठीक। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं जो चाइना से बाहर आना चाहती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है, चीप लेबर है, ठीक है। चाइना कितना नहीं है, बट हाँ वी हैव चीप लेबर टू, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, एंड इवन वी नीड फंडिंग, ठीक है ना,
like we need if somehow manage to have the concessional capital, multilateral बैंक कैपिटल, फिलेंथ्रोपी कैपिटल, तो कहीं से भी इन्वेस्टमेंट मिलता है तो वो हमारे लिए अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाटो की समिट हुई है अभी कहाँ पर, विलनियस में, विच इज़ इन दी लिथुएनिया, ठीक। और वही सारी चीज़ें बात की गई हैं सिंपली सी, कि यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वीडन की जो मेंबरशिप है नाटो को, उसको अप्रूवल मिलने के लिए बात किया गया है। अभी बात होगा जो टर्की है, ठीक है, टर्की इज़ द मेंबर ऑफ नाटो, ठीक। नियर अबाउट 1952 में टर्की नाटो का मेंबर बना था। ना टर्की ने क्या किया है, टर्की ने अप्रूवल दे दिया है फॉर दी स्वीडन्स मेंबरशिप ऑफ दी नाटो, ठीक है। और फिनलैंड जो है वो ऑब्वियसली पहले ही नाटो का मेंबर बन चुका है। फिनलैंड अभी रिसेंटली 31st मेंबर शायद बना हुआ है नाटो का। प्लीज़ डू मेंशन दिस नंबर, ठीक है, ये कौन सा नंबर है इसको रीचेक कर लीजिएगा, ठीक। और बाकी सिंपल से ये बोला हुआ है दैट यूएस प्रेसिडेंट is giving, that is the Joe Biden is giving unwavering support to the NATO and the Ukraine, and they were in the NATO, they have also talked about the China's malicious cyber operation, clear, and confrontation rhetoric, and वही सेम द रशिया इशू। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं देख सकते हैं आपकी, बाकी ये जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो यूरोप से हैं, ठीक है ना, अमेरिका से, कनाडा और यूएसए दो मेंबर हैं। नाटो की बात किया जाए तो नाटो इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1949, हेडक्वार्टर्स इन दी ब्रुसेल, बेल्जियम, एंड ठीक there are 29 European and 2 North American members, clear। now there's an article 5 of the NATO, उसका मतलब होता है कि सपोज अगर एक कंट्री में किसी में अटैक हुआ तो बाकी सब कंट्री में अटैक माना जाएगा। अलायंस की बात की जाए तो 2-3 अलायंस है पता होना चाहिए, जैसे यूरोपियन अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल हो गया, मेडिटेरियन डायलॉग्स हो गया, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव हो गया, ये सारी अलायंस है किसकी, नाटो की, ठीक। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, दी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर दी लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पहले बात करते हैं कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स होती क्या है। क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब होता है कि जैसे कि आपको क्रेडिट चाहिए, ठीक है ना, सपोज यू वांट क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। अब बैंक से आपको क्रेडिट चाहिए तो फॉर दैट यू नीड टू गिव सम कोलेटरल, ठीक है ना। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा एज ए प्रूफ कि आप अगर लोन नहीं लौटा पाए, सो दिस विल बी कैप्चर्ड बाय द बैंक, क्लियर, और टेकन अवे बाय द बैंक। बट क्रेडिट गारंटी फंड का मतलब ये होता है कि एनी हाउ अगर आपके पास कोलेटरल नहीं भी है, इवन दो यू कैन हैव दी क्रेडिट, तो आपको फंड मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड, ठीक है। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फिश एंड एनिमल हस्बेंड्री है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, अंडर दी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो जो फंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट दी एमएसएमई इन दी रूरल इकोनॉमी, क्लियर, स्पेशली दी लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और जो क्रेडिट गारंटी जो फंड ट्रस्ट है, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ही ये पहला फंड है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 2021 में, ठीक। इसके अंदर नियर अबाउट 750, ठीक, इसके अंदर नियर अबाउट 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, और जिसमें से 25% जो है वो एमएसएमई को दिया जाएगा। एडवांटेज क्या है, इट विल इम्प्रूव द एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द अनसर्व्ड लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योर्स। तो जो अनसर्व्ड सेक्शन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं लाइफ स्टॉक सेक्शन के, उनको ये फ़ायदा देगा, एंड इवन द अनप्रिविलेज्ड इंडिविजुअल, ठीक है ना, जो लैक करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ दी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी, ठीक। और ये इंकरेज करता है द इन्वेस्टमेंट इन दी डेयरी एंड दी मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग दी इन्वेस्ट इंडिया, ठीक। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, देखिए इन्वेस्ट इंडिया इट इज़ नथिंग जस्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, क्या बताया मैंने बताया आपको अभी आईपीए के बारे में, विच इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कर क्या रही थी, ये कर रही थी ये कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक, उस इन्वेस्टमेंट को ये क्या कर रही थी कि कैसे फैसिलिटेट किया जाए और कैसे लगाया जाए, वो काम कर रही थी। पहला काम तो ये कर रही थी। दूसरा काम ये कर रही थी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी है उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बैठाला जाए, ठीक है ना, फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट।
नेशनल लेवल पे जो इस तरह की जो एजेंसी होती है उसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, और इसी को ही हमने बोल दिया इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, दोबारा सुन लीजिएगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो इन्वेस्ट इंडिया जो है बेसिकली इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। इट इज़ द नॉन प्रॉफिट वेंचर, ठीक है ना। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्लियर, एंड इट विल प्रमोट द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी। फिर हम बात करते हैं बायो फोर्टिफाइड फूड। देखिए अभी आपने सुना होगा सबसे पहले फोर्टिफाइड राइस के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि राइस में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह से बायो फूड फोर्टिफाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंपली क्या है, जो फूड होता है उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बाहर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ दी विटामिन्स एंड दी मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है ना, विमेंस, चिल्ड्रंस, ठीक, वो क्या कर सकते हैं, वो उनको मिलेगा क्या, उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा। सो बेसिकली इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उन्हें बेसिकली या एनीमिया से जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझ रहे हैं तो उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक, और ये जो राइस फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन है, ये जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो स्टेपल फूड है, ठीक, उस स्टेपल फूड में किया जाता है, जैसे लाइक राइस, व्हीट, मेज, बीन्स, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो आर्टिकल है, इट इज़ रिगार्डिंग दी सूरत डायमंड बोर्श। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल क्या है, कल एक बिल्डिंग बनी है, इट इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेस ऑफिस। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक ऑफिस बना हुआ है विच इज़ इन दी सूरत। ठीक है, सूरत क्या है, सूरत इट इज़ द डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस हब। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि सूरत से लोगों को जाना पड़ता था मुंबई। ठीक है, जो सूरत है वहाँ सूरत से जाना पड़ता था मुंबई, किस लिए, डायमंड ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर पहले डायमंड ट्रेडिंग का एक तरह का बहुत बड़ा स्टॉक था। तो ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज टाइप का जैसा होता है ना, फॉर दी सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दी डायमंड, तो वो था मुंबई में। तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी, नियर अबाउट 286 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी, इसलिए सूरत में ही बना दिया गया क्या, सूरत डायमंड बोर्श, क्लियर। और ये जो बना हुआ है नियर अबाउट 66 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और यूएस का जो पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन यूएस का क्या है, यूएस का जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है, यूएस का जो डिफेंस का जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक, उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन। उसकी बिल्डिंग से भी ये बड़ा है, ठीक है। एंड इट इज़ दी, एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंटर फॉर दी कटिंग एंड पॉलिशिंग अकाउंटिंग ऑफ, एंड 90% ऑफ द जो डायमंड ट्रेड होता है वो यहीं से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, कल की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कई सारे प्लेसेस दिए हैं, इसको भी समझ सकते हैं, जैसे लाइक जो दिल्ली है, इट इज़ फेमस फॉर दी सिल्वर ज्वेलरी, ठीक है ना। जयपुर पॉलिशिंग प्रीशियस स्टोन्स के बारे में, सूरत जैसे बताया मैंने डायमंड प्रोसेसिंग के लिए है, मुंबई ज्वेलरी के लिए है, डायमंड बोर्श, तो यहाँ पर भी डायमंड बोर्श है, पहले यहाँ पर था इस जगह पे। तो सूरत से लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, नियर अबाउट 286 किलोमीटर कवर करके, अब यहीं पर बना दिया गया। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें कोयम्बटूर में, कास्ट ज्वेलरी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड इवन एक तो होता है कि जो नेचुरल डायमंड है, ठीक, और एक होता है दी लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड। जैसे भी मोदी जी गए, जब यूएस गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो फर्स्ट लेडी है उन्हें लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आई थिंक सारी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, डू लेट मी नो योर वैल्यूबल कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।